हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज के इस वीडियो में हम आपका जो पहली किताब का फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर है, 7वां चैप्टर, जिसको कि आप प्रत्यावर्ती धारा के नाम से पढ़ते हैं, उसके प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि किसी 10 ओम के प्रतिरोध पर ज्या वक्रीय वोल्टता V बराबर 200 साइन 314 t आरोपित किया जाता है, गणना कीजिए। ठीक है, जो ऐसी वोल्टेज अप्लाई की गई है वो 200 इंटू साइन ओमेगा टी। क्या गारंटी है कि ये ऐसी वोल्टेज है? देखिए, समय का फंक्शन है, समय का फलन है, यानी t में परिवर्तन होगा तो v के मान में भी परिवर्तन होगा, यानी कि ये ऐसी धारा है, प्रत्यावर्ती धारा है, और उसी को हम प्रत्यावर्ती धारा कह रहे हैं जो समय के साथ अपना मान का परिवर्तन भी करे, साथ ही साथ दिशा में भी परिवर्तन हो। तो यहाँ से इस प्रकार का जब भी समीकरण दे रखा हो तो साइन या कोस के गुणे में जो भी राशि होती है वो आपका शिखर मान होती है, ये ध्यान देना आप। तो शिखर मान, जिसको कि कुछ किताबें Vm से लिखती है, कुछ किताबें V0 से लिखती है, वो आपका हो गया 200, आगे गुणे में जो भी था। और वोल्टता का वर्ग मध्य मूल मान Vrms, तो RMS वैल्यू होती है वो जितना भी शिखर मान होता है उसमें 1/√2 कर दीजिए, यानी 200 में √2 का भाग दे दीजिए, यानी कि 2 गुणा 100 लिख लेंगे इसको, नीचे √2 है तो फाइनली ये √2 गुणा 100 हो जाएगी। √2 का मान 1.141 होता है, 1.141, और इसको आप 100 से गुणा करेंगे तो जो भी आपका मान है वो फाइनली बन जाएगा। 100 से गुणा करोगे तो ये 1.414 होता है ना, 1.414, ओके। √2 का मान 1.414 होता है, √3 1.732 होता है। तो ये इसको ठीक कर लेते हैं, मैंने गलत लिख दिया है, 1.414। इसको जब 100 से गुणा करेंगे तो ये 1414.4, ये आपका वोल्ट, इतना RMS वैल्यू। कैसे याद रखेंगे? ये ऐसे साइन है, साइन का फलन ऐसे कुछ टाइम के साथ आगे बढ़ेगा, इधर आपका साइन t या साइन ओमेगा टी के साथ इस प्रकार से आगे बढ़ता है, तो हमें ये मान तो आगे जो गुणे में है वो है, तो ये तो हो गया आपका 200, और 200 में हम √2 का भाग देंगे तो 141, यानी 200 से कुछ कम यहाँ कहीं यहाँ पे, यानी कि जितना भी शिखर मान है उसका 70% कर दीजिए, तो सीधा सीधा आपको जो है RMS वैल्यू प्राप्त हो जाती है। धारा का वर्ग मध्य मूल मान, तो V = क्या होता है? IR। तो V RMS है तो I भी RMS होगी, V शिखर है तो I भी शिखर होगी, RMS इंटू R, तो I RMS कितना होगा? V RMS कितना है? 141.4 वोल्ट बटे 10 ओम का प्रतिरोध है, तो 10 का भाग कर दीजिए, यानी कि 14.14, ये आपका एम्पियर में I RMS हो गई। तो देख लीजिए, ये जवाब होगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है कि 1 किलोहर्ट्ज आवर्ती, यानी F का मान दे रखा है 1 किलोहर्ट्ज की प्रत्यावर्ती धारा के लिए 100 मिली हर्ट्ज के प्रेरकत्व का प्रतिघात ज्ञात करें। L का मान दे रखा है 100 मिली, यानी 10⁻³ और ये हेनरी। प्रेरकत्व को हेनरी में नापते हैं और फैराडे में नापते हैं आपके किसको? C को या कैपेसिटेंस को। ठीक है, L दे दिया। यदि स्रोत की वोल्टता V बराबर इसने दे दिया 6.28 वोल्ट हो तो प्रेरकत्व में धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले आप दो चीज़ें ध्यान रखेंगे कि L की वजह से जो प्रतिघात होता है, इसको प्रतिघात बोला जाता है, एक तरीके से अड़चन ही है। ये प्रतिघात क्यों है? क्योंकि L का जो व्यवहार है वो AC के लिए अलग होता है, DC के लिए अलग होता है, ठीक है। तो L की वजह से जो प्रतिघात होता है वो ओमेगा L होता है, यानी कि आवर्ती या कोणीय वेग के समानुपाती होता है, कोणीय आवर्ती के। और C की वजह से जो प्रतिघात होता है, रिएक्टेंस होता है प्रतिघात, वो 1/ωc होता है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे L की वजह से पूछा है तो XL बराबर ओमेगा L, ओमेगा होता है 2πf का मान रख लीजिए, कितना दे रखा है? 1 किलोहर्ट्ज, यानी 10⁻³ हर्ट्ज, और L का मान आपको दे रखा है 100 × 10⁻³ ये 10 घात
+3 है, ये -3 है, आपस में कट जाएंगे तो 2 पाई इंटू 100 हो जाएगा। और इसको आप फाइनली गुणा करेंगे तो ये XL आपका किस में आएगा, ओम में। प्रतिघात है तो अड़चन ही बाधा है। L कितनी बाधा देता है, L किसी धारा के मार्ग में कितनी अड़चन पैदा करता है उसको प्रतिघात कहते हैं। और इसी प्रकार से C भी किसी धारा के मार्ग में कितनी बाधा उत्पन्न करता है, रिएक्टेंस नाम है इंग्लिश में, यानी करंट देख के रिएक्ट करते हैं। भाई रेजिस्टेंस है या प्रतिरोध है, वो करंट चाहे कैसी भी हो उसका हमेशा ही काम है विरोध करना, लेकिन L व C का काम है रिएक्ट करना। करंट AC है तो अलग टाइप से रिएक्ट करेंगे, करंट DC है तो अलग टाइप से रिएक्ट करेंगे, इसलिए इनका नाम है वो रिएक्टेंस रखा गया। ठीक है, तो यहाँ से आप XL निकाल लीजिए, फिर वोल्टेज दे दिया तो धारा निकालनी है, यानी V = I। R का यूज करना है, R आपने निकाल लिया। यहाँ पे R की जगह क्या होगा, XL होगा, चूंकि क्या है प्रेरक तो यूज किया गया है। तो XL को जब आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका आएगा 628 ओम। इसको कर लीजिए, क्योंकि 2 × 3.14 × 100, तो ये आपका हो गया 628 ओम। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, धारा। तो धारा क्या होता है, V = I × रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस यहाँ किसकी वजह से, प्रेरकत्व की वजह से। प्रेरकत्व की वजह से रेजिस्टेंस होता है, उसको रिएक्टेंस कहते हैं या प्रतिघात कहते हैं। वो कितना है, 628, यानी 6.28 के अंदर भाग दे दीजिए 628 का, तो यहाँ से जो भी मान बनता है वो आपका धारा हो जाएगी। अगला प्रश्न, अगला है कि एक 1.5 माइक्रोफेरेड धारिता C का मान 1.5 माइक्रोफेरेड, यानी कि 1.5 × 10⁻⁻6 फेरेड, ये हो गया। और धारिता वाले संधारित्र का धारितीय प्रतिघात, इसको XC से लिखते हैं, ये किसके बराबर होता है, 1/ωc के बराबर। ये कितना दे रखा है, 12 ओम। ठीक है, स्रोत की आवृत्ति क्या है, यानी कि आवृत्ति मतलब F पूछा है। ठीक है, अगर स्रोत की आवृत्ति दुगनी कर दी जाए तो धारितीय प्रतिघात का क्या होगा, ये देखिए। यहाँ से सीधा सीधा याद रखना है कि XC व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, आवृत्ति के, ये सीधा याद रखना है। यहाँ से भी देख सकते हैं, क्यों, XC बराबर क्या है, 1/2 पाई, ओमेगा की जगह 2 पाई F × C। तो यहाँ से XC किसके व्युत्क्रमानुपाती आ रहा है, F के। तो F को अगर दुगुना करोगे तो XC दुगुना करने पे आधा हो जाएगा, आधा करने पे दुगुना हो जाएगा, विपरीत होगा। 1/3 करोगे तो 3 गुना हो जाएगा, 1/4 करोगे तो 4 गुना हो जाएगा, जो भी है। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर तो हम यहाँ से सीधा निकाल सकते हैं कि अगर F को मैंने क्या किया है, दुगुना किया है, तो XC है वो पहले वाले मान का आधा हो जाएगा, जितना भी पहले मान था। ठीक है, और इसका जो पहला भाग है वो ये कह रहा है कि स्रोत की आवृत्ति क्या है, प्रतिघात दे रखा है। ठीक है, XC का मान हमें दे दिया गया 12 बराबर 1/ωc का मान दे दिया गया, फिर से कितना है, 1.5 × 10⁻⁻6। तो यहाँ से ओमेगा कितना होगा, 1/12 × 1.5 × 10⁻⁻6। ओमेगा आ गया तो 2 पाई F कर लीजिए इसको, 2 पाई F बराबर 1/12 × 1.5 × 10⁻⁻6। यहाँ 2 पाई का भाग दे देंगे तो F आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये 2 पाई × 12 × 1.5 × 10⁻⁻6, यहाँ से जो भी आएगा ये आपके हर्ट्ज में उत्तर आएगा। और इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से जो भी आपका मान होगा वो आपके इस प्रश्न का उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या है, निम्न परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की वोल्टता की गणना कीजिए। तो एक बात आपको हमेशा फिक्स ध्यान रखनी है, जब भी सीरीज में लगे हुए, सीरीज या श्रेणी में लगे हुए हैं, यानी इन सब में से होकर धारा तो एक ही गुजरेगी, लेकिन श्रेणी क्रम में जब भी कंपोनेंट लगे हुए हो, कंपोनेंट मतलब L, C एवं R, तब करंट तो सब में से एक ही बहेगी, क्योंकि वो श्रेणी में, तो उनके अंदर से तो करंट वही गुजरेगी। लेकिन वोल्टेज ड्रॉप उनकी अलग अलग क्षमता के अनुसार, क्षमता मतलब उनके अलग अलग प्रतिघात एवं रेजिस्टेंस के हिसाब से, प्रतिरोध के हिसाब से या इम्पेडेंस के हिसाब से अलग अलग ड्रॉप होगा। जिसका ज़्यादा प्रतिरोध है उस पर ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगी, वो ज़्यादा वोल्टेज खाएगा। ठीक है ना, तो ये वोल्टेज ड्रॉप इसने दे दिया, तो स्रोत की वोल्टता की गणना कीजिए। तो इसका सूत्र यही है, VRMS बराबर ये होता है क्या, VR² प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर कर दीजिए। अब याद रखने में दिक्कत हो रही है कि VC माइनस VL है, VL माइनस VC, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर स्क्वायर है, चाहे आप VL माइनस VC करो चाहे VC माइनस VL करो, स्क्वायर होकर वो धनात्मक ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ इतना पता होना चाहिए। तो कर लीजिए, VR कितना है, R के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप VR होता है कितना है, 40 का स्क्वायर, ठीक है, हो गया। आगे VL
40 फिर से, तो ये 40 माइनस VC पे कितना है 80, ठीक है हो गया। तो यहाँ से 80 में से 40 जाएंगे, यहाँ 40 में से 80 जाएगा तो भी वो 40 ही रहेगा, स्क्वायर करके वही बन जाएगा 40 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, यानी कि ये 40√2 ये आपका स्रोत की कुल, यानी 40√2 वोल्टेज इसकी थी कुल VRMS, ये VRMS यहाँ से जो स्रोत के द्वारा मिली वो, और वो अलग अलग अवयवों पे इस हिसाब से ड्रॉप हुई तो उसका फाइनल ये बनेगा। ये आपके इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, एक LCR श्रेणी परिपथ में प्रतिरोध 12 ओम, ठीक है श्रेणी परिपथ है, बना लीजिए। सबसे पहले प्रतिरोध बना लिया, उसके बाद L बना लिया प्रेरक, तो उसके बाद धारित्र बना दिया, C बना दिया, ठीक है बना लिया। सर्किट को पूरा कर लीजिए और यहाँ पे क्या लगा लीजिए AC का चिन्ह, ये AC का चिन्ह है, यानी कि धारा या वोल्टता समय के साथ चेंज हो रही है। प्रतिरोध R का मान कितना दे रखा है 12 ओम, ठीक है कर लिया। प्रेरणिक प्रतिघात कितना दे रखा है 18 ओम, L का प्रतिघात, और इसका दे रखा है आपके 23 ओम, किसका धारितीय प्रतिघात। परिपथ में प्रतिबाधा एवं कलांतर ज्ञात कीजिए। जब भी इस प्रकार का है तो प्रतिबाधा तो फिर से वही Z से दर्शाएंगे, इसके कितनी होगी R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, ये तो होगी प्रतिबाधा। और कलांतर का सूत्र होता है tan phi बराबर, कलांतर का सूत्र आप सबको मेरे ख्याल से अब तक याद होना चाहिए, XC माइनस XL अपॉन R। XC यानी धारित्र की वजह से प्रतिघात, और उसमें से घटाना किसकी प्रेरकत्व की वजह से प्रतिघात, और उसमें भाग किसका दे देना प्रतिरोध का, तो ये आपका ये हो जाएगा। ठीक, अब इसको यहाँ से करोगे तो Z बराबर R का मान कितना है भाई 12 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस XL कितना है, XL है आपका 18 में से 23 जाएंगे कितने बच जाएंगे 5 का स्क्वायर, तो ये तो आ जाएगा 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, तो 169, 169 का रूट होता है 13, यानी Z तो होगा इसका ओवरऑल Z। एक कंपोनेंट लगाते अगर हम कितने ओम का 13 ओम का एक कंपोनेंट लगा दें इन सबको हटा के तो भी वो इतना ही काम करेगा, तो ये 13 ओम Z हो गया। और tan phi बराबर XL या XC कितना है, XC 23 में से 18 गए और नीचे R कितना है 12, तो ये आ गया आपके 5/12, यानी कि यहाँ से phi बराबर क्या होगा tan इनवर्स 5/12, ये आपके इसका उत्तर। अगला क्या है, 110 वोल्ट तथा 50 हर्ट्ज के स्रोत से श्रेणी क्रम में 10 ओम प्रतिरोध, फिर से लगा लो भाई, क्या बोला है। सबसे पहले प्रतिरोध कोई सही पहले हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तीनों ही श्रेणी में पहले या बाद में लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कोई क्रम फिक्स नहीं। C को बीच में लगा लो, L को बीच में लगा लो, R को बीच में लगा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बना लिया, ठीक है। क्या बोल रहा है 10 ओम का प्रतिरोध है, ये 10 ओम लगा लिया, और 2/पाई हेनरी का प्रेरक तो है, इसके L का मान दिया है, ठीक है ना, और 1/पाई माइक्रोफेरेड का संधारित्र है, ठीक है ना। यहाँ पे इनका प्रतिघात नहीं दिया, ध्यान रखिए। L का मान कितना दे रखा है 2/पाई हेनरी, ठीक है। C का मान कितना दे रखा है 1/पाई माइक्रोफेरेड 10⁻⁻⁶ ये फेरेड। ओम का संधारित्र जुड़े हुए हैं, धारा और वोल्टता के मध्य कलांतर ज्ञात कीजिए, ठीक। अगर हमें क्या दे दी, इसकी आवृत्ति भी दे दी, F दे दी कितनी 50 हर्ट्ज, ओमेगा कितनी होगी भाई 2π × F, 50 कर लीजिए तो 100 पाई, ये 100 पाई और रेडियन प्रति सेकंड होता है ओमेगा का मात्रक, तो ये तो आ गई ओमेगा, ठीक है। ओमेगा दे दी, अगर ओमेगा दे दी तो हम प्रतिघात निकाल सकते हैं, क्योंकि क्या चाहिए tan phi बराबर कलांतर का सूत्र होता है XC माइनस XL अपॉन R। R हमें दे दिया अलग से, लेकिन XC और XL नहीं दिए हैं, तो XC तो कितना होता है 1/ओमेगा C। ओमेगा का मान यहाँ से रखिए, ये रहा 100 पाई, और C का मान आप प्रश्न के अंदर से रखिए, तो 1/ओमेगा कितना है 100 पाई, ठीक है। C का मान कितना है 1/पाई, और साथ में साथ माइक्रो, यहाँ माइक्रो है ना, तो वो 10⁻⁶ आएगा ऊपर जाते ही, तो ये 10⁻⁴ ओम, ये तो आ गया आपका XC। और ऐसे ही निकालना आपको XL। XL क्या होता है इधर ध्यान दीजिए, XL बराबर ओमेगा L, ओमेगा कितना है 100 पाई, ठीक है, और L कितना है 2/पाई हेनरी, ठीक है ना। इस बार माइक्रो वगैरह कुछ नहीं है, तो पाई से पाई कट के 200 हेनरी, ठीक है। अब इनका अंतर करके R का भाग देना है, R 10 है,
तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। एक्स सी तो कितना है 10 की घात 4 यानी 10,000। 10,000 में से क्या करना है 200 घटाने हैं और 10 का भाग देना है और फिर उसका 10 इन्वर्स कर लेना है। तो ये आपका क्या आ जाएगा 5, ये फाइनल आंसर। ठीक है ना। tan phi बराबर क्या होता है एक्स सी माइनस एक्स एल। तो इस बार आवर्ती दे दी इसने और c और l के मान अलग अलग दे दिए, तो हम एक्स सी बराबर 1/ओमेगा c से तो एक्स सी निकाल लेंगे। एक्स एल बराबर 1/एक्स एल बराबर ओमेगा एल से हम ओमेगा और l का मान दे रखा है तो एक्स एल निकाल लेंगे और उनका अंतर करके r का भाग दे देंगे तो फाई आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, एलसीआर परिपथ में यदि r बराबर 100 ओम, l बराबर 1 मिली हेनरी तथा c बराबर 100 माइक्रोफेरेड है तो परिपथ की अनुनादी आवर्ती तथा बैंड चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अनुनादी आवर्ती ओमेगा रेजोनेंस क्या होती है 1/LC का रूट। आवर्ती निकालनी है, अनुनादी आवर्ती निकालनी है, न कि अनुनादी कोणीय आवर्ती। आवर्ती निकालेंगे तो क्या होगी 2πf कर लीजिए इसको 1/√LC यानी कि 1/2π√LC, ये आपके हो जाएगी अनुनादी आवर्ती। ठीक है, L और C के मान दे रखे हैं, अंदर पुट कर लीजिए और क्या प्राप्त करेंगे अनुनादी आवर्ती। और दूसरा पूछा इसने बैंड चौड़ाई। बैंड चौड़ाई मतलब f2 माइनस f1 या फिर ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, उत्तर तो वही आने वाला है। तो आपके इस सवाल में पूछा गया बैंड चौड़ाई, तो बैंड चौड़ाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है R/L। देख लीजिए प्रश्न में क्या है, R भी दे रखा है L भी दे रखा है। ठीक है, हलवा हो गया। R कितना है, R है 100 ओम, ये 100 रख लिया। L कितना है मिली, 1 मिली हेनरी यानी 10 की घात -3 यानी 100 10 घात 3 ऊपर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा यानी 10 की घात 5। ये किस में होगा हर्ट्ज या रेडियन प्रति सेकंड में। तो ये हो गया आपका इसका बैंड चौड़ाई। ठीक है ना, R/L, R का मान रख दिया, नीचे L का मान रख दिया, तो ये R/L। और यहाँ पे क्या करना है L और C के मान रख के ओमेगा रेजोनेंस ज्ञात करना है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एलसीआर परिपथ में प्रतिरोध इतना है, प्रेरक तो इतना है, परिपथ में स्रोत की आवर्ती परिपथ की अनुनादी आवर्ती के बराबर है। यदि परिपथ का विशेषता गुणांक 1/2 हो तो परिपथ में बैंड चौड़ाई एवं धारितीय प्रतिघात ज्ञात कीजिए। ठीक है, आर कितना दे रखा है 14 ओम, एल कितना दे रखा है 7 मिली हेनरी 10 घात -3 हेनरी। परिपथ में स्रोत की आवर्ती परिपथ की अनुनादी आवर्ती के बराबर है यानी ओमेगा बराबर ओमेगा रेजोनेंस है। और Q का मान दे रखा है कितना 1/2। तो बैंड चौड़ाई याद करनी है तो Q का सूत्र आपको याद होगा, Q बराबर ओमेगा R बटे ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 या FR बटे F2 माइनस F1। 2 का ऊपर नीचे गुणा कट जाएगा तो FR बटे F2 माइनस F1 आ जाएगा। ठीक है, रेजोनेंस आवर्ती के बराबर है, Q का मान है 1/2। रेजोनेंस आवर्ती का मान दे रखा है क्या, रेजोनेंस आवर्ती का मान नहीं दे रखा है। ठीक है, बैंड चौड़ाई पूछी गई है। अच्छा, हमें क्या पूछा गया है यहाँ पे बैंड चौड़ाई पूछी है। तो पिछले प्रश्न में हमने बैंड चौड़ाई के सूत्र लिखा था, देख लीजिए क्या है बैंड चौड़ाई बराबर R/L। ये यूज कर लो, R और L दोनों का मान दे रखा है। तो बैंड चौड़ाई, इसको एक बार यहीं रोकते हैं, बैंड चौड़ाई याद कर लेते हैं F2 माइनस F1 ये होती है बैंड चौड़ाई। इसका मान होता है R/L। R का मान 14, L का मान क्या है 7 मिली, ये ऊपर आके 10 घात 3 हो जाएगा तो 2 × 10 की घात 3 हर्ट्ज ये हो जाएगी आपकी F2 माइनस F1 बैंड चौड़ाई। इसके अलावा Q बराबर होता है 1/ωCR और X C क्या होता है 1/ωC होता है। R दे रखा है, Q का मान दे रखा है, Q का मान 1/2 1/ωC हमें ज्ञात करना है। R का मान है कितना 14 ओम। ठीक है, 1/ωC तो निकालना ही है, तो यहाँ से 1/ωC बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर भाग जाएगा तो 14/2 यानी ये 7 और ये क्या है प्रतिघात यानी कि ओम। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा 7 ओम तो है धारितीय प्रतिघात और बैंड चौड़ाई है 2 × 10 घात 3 हर्ट्ज। तो अगला प्रश्न आपके ट्रांसफार्मर से संबंधित है। अपचाई ट्रांसफार्मर है मतलब वोल्टेज कम करेगा। वोल्टेज कम करेगा यानी कि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कुछ कम है, इसमें थोड़ी ज़्यादा है, इसमें फेरे पास में है कहने वाला, और दूसरे वाले में कम है। तो अब चाहिए तो वोल्टेज को 2200 वोल्ट से 220 वोल्ट में बदल रहा है। ठीक है,
यानी वीपी प्राइमरी कॉइल में जो वोल्टेज है पहले वाली में वो है 2200 और वीएस है वो है 220। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या है 5000 यानी एनपी है 5000। पूछा क्या गया है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या पूछी गई है। ये आप जानते हैं वीपी अपॉन वीएस बराबर क्या होता है, एनपी अपॉन एनएस। सारे मान दे रखे हैं, एनएस निकालना है। तो वीपी कितना है 2200 बटे 220 बराबर एनपी कितना है 5000 बटे एनएस, द्वितीय कोइल में फेरों की संख्या यहाँ से निकाल लेंगे। अब दूसरा क्या दे रखा है, ट्रांसफार्मर की दक्षता। दक्षता को नीटा से दर्शाते हैं। क्या होता है, शक्ति कितनी निर्गत है, कितनी शक्ति हमें प्राप्त हो रही है, दूसरी कुंडली पे कितना वोल्टेज प्राप्त हो रहा है, कितनी शक्ति दूसरी कुंडली पे मिल रही है और कितनी शक्ति हमने पहले वाली कुंडली के ऊपर निवेश की है। इन दोनों का अनुपात से ही हम उसकी दक्षता निकालेंगे। भाई जितनी दे रहे हैं उतनी मिल रही है तो बहुत अच्छा है, यानी ट्रांसफार्मर आइडियल है, 100% है। लेकिन जितनी दे रहे हैं उससे कुछ कम होके मिल रही है, बहुत ज़्यादा कम होके मिल रही है तो इसका मतलब ट्रांसफार्मर की दक्षता कम है। लेकिन जितनी हम दे रहे हैं उसके करीब मिल रही है तो वो उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि उसमें शक्ति का ह्रास नहीं हुआ, कम नहीं हुई। तो निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति, और यहाँ पे आपका 100। तो नीटा कितना दे रखा है 90%, यानी 90/100। ये 100 यहाँ बेच दिया, ठीक है। निर्गत शक्ति हमें निकालनी है, ये तो निकालनी है निर्गत शक्ति, और निवेशी शक्ति का मान हमें शायद दे रखा है 8 किलोवाट, यानी 8 × 10⁻3। इसको कर लोगे तो निर्गत शक्ति आ जाएगी। तो ये तो हो गया 9/10 इंटू ये हो गया 8 × 10⁻3। इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, निर्गत शक्ति का मान आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से आज हमने आपका जो 7वां चैप्टर था प्रत्यावर्ती धारा, उससे संबंधित प्रश्न किए। अगले वीडियो में जो भी आपका नेक्स्ट चैप्टर है दूसरी किताब का, उसके प्रश्न करेंगे। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, धन्यवाद।